मेरी बीवी हर रोज़ मेरे छोटे भाई के कमरे में जाती थी। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मेरे छोटे भाई की ज़ोर ज़ोर से हांफने की आवाज़ आती थी। आखिर ये दोनों उस कमरे में करते क्या हैं? इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं छोटे भाई के कमरे में छुप गए। कुछ ही देर बाद जब मेरी बीवी के उस कमरे में आई, तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह दोनों। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरे पापा के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद ना होने की वजह से वह ड्राइवर की नौकरी करके हमारा घर चलाते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई भी कमी नहीं होने दी। मेरी मेहनत और उनके साथ की वजह से मैंने अच्छी नौकरी पा ली थी। अब हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा और अपने छोटे भाई को भी मैं अच्छे से पढ़ाने लगा। ऐसे ही कुछ वर्ष निकले कि एक बार की मेरी माँ कपड़े धो रही थी, तभी उनकी अचानक सी तबीयत खराब हो गई और चक्कर आने की वजह से वह गिर गई। गिरने की वजह से उनकी कमर में काफ़ी चोटें आईं, जिससे डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया था। अब समस्या आ पड़ी थी कि हम लोगों के घर का काम कौन करे। कोई अच्छी नौकरानी भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी जगह पता किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। तभी हमारे पड़ोस के अंकल हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना जितेंद्र की शादी करवा दी जाए। वैसे भी जितेंद्र की शादी की उम्र हो गई है और इससे तुम्हारे घर में रौनक भी आ जाएगी। क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बाद पूरा घर शांत सा लगता था। पिताजी ने भी हाँ बोल दी और अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गए। तभी कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर पर आए। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे जितेंद्र के पास अब अच्छी नौकरी भी है और काफ़ी संस्कारी होने की वजह से मैं इसका रिश्ता करवाने आया हूँ। मेरे साले की लड़की है, तभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, बहुत गुणवान लड़की है, इसलिए मैंने उसका रिश्ता जितेंद्र के साथ करने की सोची है। अगर तुम लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं उन लोगों की बात कर लेता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम ही रिश्ता लेकर आए हो तो कोई बुराई नहीं हो सकती। इसलिए मेरे पिताजी ने उनको हाँ बोल दिया। कुछ दिनों के बाद वह लोग मुझे देखने आए और उन्हें झट से मुझे पसंद कर लिया और चंद दिनों में कि हमारी शादी की तारीख भी निकल गई। लड़की का नाम अनीता था। कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी हुई और बड़ी ही धूमधाम से अनीता को हमारे घर में लाया गया। सभी रस्मों रिवाजों के साथ मैंने और अनीता ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अनीता सर्वगुण संपन्न होने की वजह से उसने पूरे घर में बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ की भी देखरेख करती थी और कुछ ही दिनों में उसने हमारी माँ की कमर को बिल्कुल ठीक कर दिया। वह रोज़ शाम को मेरी माँ को बाहर घुमाने लेकर जाती थी और जब मैं घर आता तो मेरी खैर खबर ले में लग जाती। वो अपने माता पिता के जैसे ही मेरे माता पिता का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ की तबीयत फिर से ख़राब हुई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही वो हम सबको छोड़कर चली गई। पूरा घर दुख में पड़ गया था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाल लिया और फिर से जीवन के उथल पुथल से लग गए। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में कुछ रिश्ते आए। अनीता के बुआ और उनके कुछ जानकार थे। पड़ोसी गांव के उनकी कोई रिश्तेदारी होने की वजह से वहाँ कोई फंक्शन में आए थे। इसी वजह से आते हुए हमसे मिलकर भी चले जाए, ये सोचकर हमारे घर आ गए और हम लोगों के साथ एक रात रुकने को निर्णय कर लिया। ऐसे ही उन लोगों के साथ एंजॉय करते हुए और बातें करने में कब एक दिन का समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन वो लोग चले गए और मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिस में मुझे चक्कर आने लगे और मैं खुद को संभाल भी ना पा रहा था। दवाई वगैरह लेने के बाद मुझे कुछ ठीक लगा। तब मैं घर आया। अनीता ने जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने कोई ना कोई बहाना बना लिया और कमरे में चला गया। मैं नहीं चाहता था कि अनीता को किसी की भी तरह की कोई फ़िक्र हो। मैंने पहले तो नॉर्मल तबीयत ख़राब जैसा सोच लिया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों के पास चेकअप करवाया गया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट आई तो उसने यह लिखा था कि मेरे दिल में एक छेद है। उस समय अनीता भी मेरे साथ ही थी, क्योंकि जब मैं चेकअप करवाने आ रहा था वो जिद कर मेरे साथ आ गई थी कि डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और रोज़ाना लेने को कहा। मैं रोज़ाना दवाई के साथ कुछ न कुछ दिनों से डॉक्टर से चेकअप करवाने लगा। एक दिन अनीता के मायके से फ़ोन आया कि अनीता के भतीजा हुआ है, इसलिए छोटा सा लेडीज़ फंक्शन रखा गया है। वो लोग अनीता को कुछ दिनों के लिए लेने आ रहे हैं।
मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन अनीता ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने अनीता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने मेरी एक ना सुनी और वहाँ पर नहीं गई। खैर, जैसे तैसे अनीता ने वहाँ उन लोगों को भी समझा दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था कि वो रोज़ मेरे छोटे भाई अनिल के कमरे में जाती थी। जब मैं ऑफिस चला जाता था या सो जाता था, तब वो मेरे पीछे से उसके कमरे में जाती। जैसे ही अनीता को गए हुए कुछ देर होती थी, तो अनिल की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने शुरू हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं जब भी अनीता से इस बारे में पूछने की कोशिश करता, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात बदल देती, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मुझे तो सब पता लगाना था कि आखिर अनीता कर क्या रही है। कभी कभी तो मैं गुस्से में अनीता को फटका कर भी लगा देता, लेकिन उसे कोई फ़र्क ना पड़ता था। अब तो ये रोज़ का काम हो गया था। मुझे खाना खिलाकर रोज़ रात को अनीता अनिल के कमरे में जाने लगी, और दिन के समय में जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकल जाता, तो वह अपने के कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर चला जाता, लेकिन कुछ ये क्षण बाद वापस लौट आता ये देखने के लिए कि अनीता कहाँ पर है। लेकिन वापस आकर देखा तो अनीता अनिल के कमरे में जा रही होती थी, या फिर कभी आ रही होती थी। मुझे तो अब अनीता के ऊपर अनिल पर शक होने लगा कि आखिर इन दोनों में बीच में हो क्या रहा है। आखिर अनीता मेरी बीवी थी, उसे पूरा हक था मुझे सब कुछ बताने का, और मुझे पूरा हक था कि अनीता जो कुछ भी कर रही है उस चीज़ का मुझे भी पता हो। लेकिन मुझे अनीता इस लायक नहीं समझती थी। और वह खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। मेरा शक तो चरम सीमा पर पहुंच गया था। अनीता का स्वभाव भी बदलने लगा था। जब भी मैं अनीता के इस बारे में पूछता, तो वह पहले तो वह बात बदलती थी, लेकिन इन दिनों वह चिड़चिड़ी हो जाती। जब भी मैं इस बारे में बात करता, अनिल मुझे पर गुस्सा करने लगती और कहती कि आपको शक के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। उसकी इस तरह की बातें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अनीता कभी भी ऐसी बातें नहीं करती। इतनी समझदार लड़की अब गुस्से वाली हो गई थी। मैंने अनीता के पिताजी से बात की अनीता के स्वभाव के बारे में, तो उन्होंने अनीता से बात करने के लिए बोल दिया और कहा कि हम उसे समझाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि आखिर हमारे घर का मैटर था। मैंने उन्हें कैसे बोल सकता था कि अनीता तो। लेकिन जैसे तैसे कि निकलते गए, एक दिन ही मैंने अनिल को अपने साथ लिया और हमारे घर से कुछ ही दूरी पर बने गार्डन में ले गया। अनिल बार बार मुझे पूछ रहा था कि क्या हुआ भैया, आप ऐसे मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तभी मैंने गुस्से भरी निगाहों से अनिल की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा अनीता के साथ। तभी अनिल ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, वो मेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। मुझे उसकी इन मीठी मीठी बातों का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो है इन दोनों के बीच। मैंने अनिल की तरफ घूरते हुए कहा कि देखो अनिल, चुपचाप साफ साफ बता दो कि अनीता तुम्हारे घर कमरे में क्या करने आती है। अनिल ने कहा कि क्या नहीं भैया, भाभी तो मेरे कमरे में आती ही नहीं है। उसने सरेआम झूठ बोल दिया था। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और मैंने खींच के एक तमाचा अनिल के गाल पर जड़ दिया। अपने जवान भाई पर इस तरह हाथ उठाना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर मैं करता भी क्या। अनिल झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, जो मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। तभी चिल्लाने की वजह से मुझे खांसी होने लगी। अनिल दौड़ कर गया और वहाँ पानी ले आया और मुझे पिलाया। मुझे उसकी यह फिक्र करना बिल्कुल झूठा लग रहा था, मानो मुझे अनिल से घिन आ रही हो। मैं उसे वहीं पर छोड़कर घर आ गया। आज मैंने सुबह सोचा कि सब कुछ पिताजी को बता दूं, लेकिन फिर मेरे कदम वहीं रुक गए कि उन्हें दुखी करना ठीक नहीं है। अब मैं ज़्यादा समय घर से बाहर ही बिताने लगा, क्योंकि जब भी घर में मैं उन दोनों को देखता तो मेरा खून खौल उठता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त अजय को इस बारे में बताया। अजय हमेशा से मेरी हर दिक्कत में मदद करता आया था। अजय ने कहा कि बात तो गंभीर है, लेकिन अनिल तो इतना सीधा सा है और धार्मिक ख्यालात का भी है, और फिर वो ऐसे कोई कैसे कर सकता है। मैंने अजय से कहा कि ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ संबंध है, जिसकी वजह से अनीता मुझसे रूखी सूखी रहती है और अनिल के पास ज़्यादा रहती है। अजय ने कहा क्यों ना तुम उन दोनों पर नज़र रखो, फिर अपने आप सच सामने आ जाएगा। मैंने कहा है ठीक है, कुछ ऐसा ही करूँगा। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनके कमरे में छुप कर देखूँ
कि आखिर इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है। इसी प्लान को बताते हुए मैं अनिल के कमरे में गया और वहीं बने एक कोने में छुप गया। कुछ देर के बाद अनीता कमरे में आई और उसके हाथ में आज एक तेल की कटोरी और कुछ मेडिसिन थी। मैं देखकर भौचक्का रह गया कि इन दवाइयों और तेल का अनीता आखिर क्या करेगी। कुछ देर बाद देखा तो अनिल अपने कपड़े उतार रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर में घाव थे। अनीता ने उस तेल में कुछ हल्दी और कुछ पाउडर मिलाया और दवाइयों के साथ उसका एक लेपन बनाया और अनिल के घाव पर लगाने लगी। साथ ही उसके पैरों की मालिश करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस कोने में बाहर निकल आया और अनीता का हाथ पकड़कर बोला कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अनीता मुझे देखकर एकदम से घबरा गई और अनिल भी अपने बेड से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने अनीता का हाथ मुझसे छुड़वाया और कहने लगा कि भैया इसमें अनीता भाभी का कोई दोष नहीं है, ये तो बेचारी भलाई का काम ही कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि अनिल क्या कह रहा है। तभी अनिल ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी थी, तभी भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई क्योंकि उस वक्त आप ऑफिस में गए हुए थे। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किए और रिपोर्ट्स निकाली तो उसने मुझे ब्लड कैंसर आया। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए तुम्हें इलाज करवाना होगा। लेकिन भाभी ने मुझे से कहा कि अनिल हम इस बारे में जितेंद्र से कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि जितेंद्र के दिल में छेद है। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि जितेंद्र को भी किसी तरह की कोई स्ट्रेस ना दिया जाए। इसी वजह से मैंने और भाभी ने आपसे यह बात छुपाई कि मुझे ब्लड कैंसर है और इस बीमारी के चलते मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था और घाव को गए। इसी तरह भाभी रोज़ रात को और दिन में अपने चले जाने के बाद मेरे शरीर में मालिश करती ताकि मेरे दर्द को कुछ आराम मिले और मेरे घाव में महलम लगाती थी ताकि ये घाव भर जाएं। और वह यह नहीं चाहती थी कि आपको इस बारे में पता चले, क्योंकि इस बारे में अगर आपको पता चल जाता तो आप और परेशान हो जाते। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देनी थी। इस वजह से भाभी ने आपको बिना कहे चुपके से मेरा इलाज शुरू कर दिया। तभी अनीता ने कहा कि यह भी तो मेरे बेटे जैसा है, अगर मैं खुद के बेटे के साथ ऐसा होता तो मैं ये सब करती नहीं ना। अनिल भी मेरे बेटे समान है, इसलिए मैंने उसका इलाज करना शुरू किया, बस इसलिए कि चुपके से आती थी। और रही बात मेरे गुस्से की, तो मैंने तुम पर गुस्सा दिल से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था कि मेरे गुस्से की वजह से तुम मुझसे बार बार ये सवाल ना करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें बार बार झूठ बोलना, इसलिए मैंने गुस्सा करना शुरू कर दिया था। अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैंने अनीता का हाथ पकड़ा और उसे माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अनिल से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाए। एक अच्छे भाई के फ़र्ज होता है कि वह अपने भाई की हर बीमारी की उनकी सहायता करे, उसकी सेवा करे, लेकिन मैंने तो तुम लोगों पर गंदा शक किया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अनिल ने मुझे कहा भैया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसी चोरी चुपके से कार्य करे तो हर किसी को शक हो जाता है, और फिर आपकी क्या गलती, आप तो खुद ही पहले से बीमार हो। अनीता ने भी मेरा हाथ थाम लिया और कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी आप इस वजह से कोई भी चिंता नहीं करेंगे जिससे आपकी तबीयत खराब हो। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने पता नहीं ऐसे क्या पुण्य किए थे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली जिसको मेरी और मेरे भाई की इतनी फ़िक्र है। भला आज के ज़माने में कोई इतनी अच्छी होती है जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह हो। लेकिन वह थी मेरी अनीता। मेरी अनीता सबसे बेहतर थी और सबसे अच्छी थी। मैं भगवान को धन्यवाद कर रहा था इतनी अच्छी बीवी देने के लिए। अब मेरे मन में खुशी इसके साथ साथ थोड़ी शर्मिंदा भी थी कि मैंने अपनी देवी जैसी बीवी का इतना शक किया और अपने भाई पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरी बीवी के साथ कुछ करता है। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि मैंने अपने बीमार भाई पर हाथ उठा दिया, और वो भी उस समय जब मैं उतनी बड़ी बीमारी थी। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब तक पूरी सच्चाई न जान लूँ तब तक ऐसे इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। हमारी बातें सुनकर पिताजी भी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ बच्चों, इतना शोर कैसे हो रहा है। मैं तो शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाया, लेकिन अनीता ने उन्हें सब बात बताई। पिताजी ने मेरी फिर सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, शक हमेशा रिश्ते खराब ही करता है। शक करने से तो बेहतर है कि अपनी बात बोलकर आशंका को दूर ही कर लो। मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई, लेकिन अफसोस करने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या था। खैर मैंने अपनी गलती को सुधारने हुए मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अनिल की इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करके ही दम लूँगा और हमेशा अपने बेटे जैसे ही रखूँगा। जब मैंने ये बात अनीता से कही तो वो भी मेरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हो गई।